नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 11 मई और 11 मई को जो भी विशेष प्रश्न हैं, विशेष तथ्य हैं, उन सभी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। विशेषकर उन तथ्यों पर जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले चलते हैं हम अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, जेनेरिक आधार पर फार्मेसी कंपनी के 50% शेयर किसने खरीदे हैं? ऑप्शंस थे टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, पीरामल ग्रुप या पतंजलि ग्रुप। तो इसका सही उत्तर था टाटा ग्रुप। 2 साल पहले प्रारंभ हुई जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी के 50% शेयर टाटा ग्रुप ने खरीदे हैं। जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी जो ऑनलाइन पर बिकने वाली दवाओं से भी सस्ती दवाएं हमें उपलब्ध करा रही है, उसी जेनेरिक आधार फार्मेसी कंपनी के 50% शेयर टाटा ग्रुप ने खरीदे हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की चर्चा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की चर्चा प्रारंभ हो रही है इस प्रश्न से। आज का अपना पहला प्रश्न है, किस राज्य में आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षावाणी कार्यक्रम 11 मई यानी आज से प्रारंभ होने जा रहा है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, राजस्थान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लॉकडाउन के समय छात्रों के पास उच्च स्तरीय शिक्षा पहुंचाने हेतु, उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षण करवाने हेतु शिक्षावाणी कार्यक्रम के नाम से आज से ही एक कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, इससे पहले ई-स्माइल के नाम से कार्यक्रम चल रहा है जो साला दर्पण के माध्यम से चल रहा था। अब आज से आकाशवाणी के माध्यम से भी एक नया कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और नाम दिया गया है आकाशवाणी शिक्षावाणी कार्यक्रम। इसका प्रसारण का समय प्रातः 11 से 11:55 तक रहेगा, यानी 55 मिनट तक छात्रों के सामने आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा से संबंधित तथ्य पेश किए जाएंगे। जैसे प्राथमिक वर्ग हेतु मीना की कहानी शीर्षक से कार्टून्स के माध्यम से एक 15 मिनट का कार्यक्रम पेश होगा। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर और उसके बाद माध्यमिक स्तर के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की किस नंबर की जयंती या कौन सी जयंती हाल ही में 9 मई को मनाई गई है? विकल्प हैं 480वीं जयंती, 481वीं जयंती, 482वीं जयंती या 483वीं जयंती। तो इसका सही उत्तर है वो है 480वीं जयंती, यानी 1 नंबर विकल्प सही उत्तर है। महाराणा प्रताप, जिसे राजस्थान का शेर कहते हैं, का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था और इनकी पत्नी का नाम अजब दे पमार था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुई थी। वस्तुतः मेवाड़ संभाग में महाराणा प्रताप की जयंती 25 मई को मनाई जाती है, लेकिन संपूर्ण देश में यह 9 मई को ही मनाई जाती है।
इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। यदि अपन मध्य प्रदेश की बात करें, विशेषकर करंट अफेयर्स के साथ, तो मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना हाल ही में प्रारंभ की थी, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए थी, जो चूर्ण दिया जा रहा है आयुष विभाग के द्वारा। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना, जो शहरी महिलाओं के लिए था, जिन्हें मास्क बनाकर बेचा जाने के लिए कहा गया और एक मास्क के 11 रुपए देने की योजना है। छात्रों के लिए टॉप पेरेंट योजना चल रही है और इसके अलावा रेडियो स्कूल भी एमपी में पहले से चल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों हेतु इन्होंने संकल्प योजना को प्रारंभ किया है। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ करंट अफेयर से जुड़ी हुई बातें थी। उसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में शरीर में वायरस खत्म करने के लिए किस देश ने मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को विकसित किया है? वो विकल्प हैं इजराइल, जापान, रूस या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है वो है इजराइल। इजराइल ने शरीर में वायरस को खत्म करने हेतु, विशेषकर कोविड-19 से संबंधित जो वायरस है, यानी कोविड-19 जो वायरस है, उसको खत्म करने हेतु मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को विकसित किया है। यदि अपन इजराइल की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम और यदि अपन इजराइल की संसद की बात करें, क्योंकि इजराइल की संसद को हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था, तो उसकी संसद का नाम है नेसिट, KNESSET, लेकिन हम हिंदी में उच्चारण करेंगे नेसिट। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वो विकल्प हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या केरल। प्रश्न है, किस राज्य द्वारा इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प केरल। केरल में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, केरल सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा हो गया है, यानी बढ़ गया है? ऑप्शंस हैं IAMAI, IMIM, MHRD या CIMES। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प IAMAI, अर्थात इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। IAMAI जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 227 मिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि शहरों में रहने वाले 205 मिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। यानी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का यूज बढ़ा है, प्रयोग बढ़ा है। उसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है,
कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को किस देश ने हाल ही में मंजूरी दी है? कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को हाल ही में किस देश ने मंजूरी दी है कि विशेष परिस्थिति में इस दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए? यानी जो कोविड-19 से अत्यधिक ग्रसित हैं उन्हें ठीक करने हेतु इस दवा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि सामान्य दवाओं के प्रयोग से जहां 14 से 15 दिनों में मरीज ठीक होता है, इस दवा के प्रयोग से वह 11 दिन में ही ठीक हो सकता है। तो ऐसा करने वाला है विकल्प नंबर 2 जापान। इससे पहले अमेरिका ने भी विशेष परिस्थिति में इस दवा का प्रयोग करने के लिए इजाज़त दी थी। उसके बाद ऐसा करने वाला एक दूसरा देश है, वो है जापान। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और विशेषकर संसद के बारे में यहाँ भी प्रश्न बनता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? किस देश में नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार नाक में से सैंपल लिया जाएगा और उसके आधार पर टेस्ट किया जाएगा कि वो कोविड-19 से ग्रसित है या नहीं है। ऑप्शंस हैं इजराइल, जापान, रूस या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प अमेरिका। अमेरिका के FDA अर्थात फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है, जिसमें से नाक में से सैंपल लेकर के टेस्ट किया जाएगा। 9वां प्रश्न है इसके बाद। 9वां प्रश्न है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को, जिनेश वाडोवा को, मिथिलेश मल्होत्रा को या प्रमोद समर्थ को? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सिद्धार्थ वरदराजन को, जो कि द वायर के फाउंडर और एडिटर हैं। द वायर के फाउंडर और एडिटर हैं। इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से नवाजा गया है। आपको ध्यान होगा इससे पहले जिनेश वाडोवा को भी गिलार्मो कानो फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि कोलंबिया से संबंधित है। उसके बाद है आज का अपना 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, सैमसंग ने किस कंपनी के साथ मिलकर सैमसंग पे डेबिट कार्ड को लॉन्च करने हेतु समझौता किया है? वो विकल्प है सोफी, गूगल, अमेजन या पेटीएम। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सोफी। सोफी, जो कि एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी है, के साथ सैमसंग ने हाल ही में एक समझौता किया है और उसके साथ मिलकर वह सैमसंग पे डेबिट कार्ड को लॉन्च कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अपन आज के 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? यानी उसी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए हैं। तो 2019 की रिपोर्ट है और 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा विस्थापन किस देश में हुआ है? ऑप्शन हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प भारत। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
इस विस्थापन में दूसरा नंबर आता है फिलीपींस का और तीसरा नंबर है बांग्लादेश का। यानी सर्वाधिक विस्थापन भारत में हुए हैं, दूसरे नंबर पे फिलीपींस में हुए हैं और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश में हुए हैं। उसके बाद है कि यूनिसेफ क्या है। यदि अपन इसकी भी साथ साथ में बात कर लें तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। यानी इसका जो अर्थ है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच करने हेतु किस प्लेटफॉर्म पर चैट बार लॉन्च किया है। यानी यह जानने हेतु कि यह न्यूज सही है या फेक न्यूज है को जानने हेतु पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने एक चैट बार लॉन्च किया है। वो किस पर लॉन्च किया है, किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है? विकल्प हैं गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक या टिकटॉक। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट जो कि चेकिंग नेटवर्क के रूप से कार्यरत पॉइंटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। यदि अपन व्हाट्सएप की बात करें तो आपको ध्यान होगा व्हाट्सएप की स्थापना 2009 ईस्वी में जॉन कुम और ब्रायन एक्टेन के द्वारा की गई थी। जॉन कुम और ब्रायन एक्टेन के द्वारा 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब इसका मालिक फेसबुक ही है। उसके बाद बात करते हैं अपन 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एनर्जी की मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 20%, 30%, 40% या 50%? तो लॉकडाउन के समय लगभग फैक्ट्रियां बंद हैं, बड़े बड़े मॉल्स बंद हैं और भी जो उद्योग धंधे थे वो बंद पड़े हैं, जिसके कारण एनर्जी की मांग में कमी आ गई है। और ये कमी आई है 30%। यानी 2 नंबर विकल्प है 30%। IEA की रिपोर्ट के अनुसार, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30% एनर्जी की मांग में कमी आई है। उसके बाद है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है? विकल्प हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम या केरल। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह करने हेतु श्री सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यदि अपन तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का अपना विशेष प्रश्न है, ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? विकल्प हैं महिंद्रा, हुंडई, मारुति सुजुकी या टाटा सन्स। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। इसके साथ ही आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। आप स्वस्थ रहें, आपका दिन अच्छा जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।